हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एसएससी एमटीएस के लिए ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम फिर आ गया हूँ आप सभी के लिए एक नए सेट के साथ, जिसमें हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे और पूरे ऑपरेशन के साथ में। मतलब अगर क्वेश्चन 25 हैं तो उसके साथ आप लोग 200+ कंसेप्ट सीखेंगे। और ये सीरीज मैं लगातार आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज बेहद पसंद आ रही होगी। और दोस्तों, इसका आपको फ़ायदा तब मिलेगा जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पूरे सीरियस होकर इस सीरीज को फॉलो करिए कीजिए, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हम लोग विश्लेषण करते हैं उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके तो एक तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो ही जा रहा है, साथ में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपके तैयार हो जा रहे हैं। और यकीन माने दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लिया तो आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आपका स्कोर बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए। और एक यही नहीं, इसके अलावा भी मैंने आपको बता दूँ कि मैंने ये बुक देखिए, ये जो कि स्टैटिक जीके का है, अंकित भाटी सर का रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन की बुक है। इसमें मैंने भी और इसमें जितने भी इसके पार्ट्स हैं उस सबको मैंने करा दिया है, पार्ट वाइज मैंने कराया है, पूरे बुक को फिनिश कर दिया है। लगभग 10 पार्ट में मैंने टोटल जितनी भी बुक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को पेज बाय पेज मैंने उसको फिनिश कर दिया है। तो अगर 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 आपने इसको नहीं देखा है, इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको ही पता है कि एसएससी एमटीएस में जो मेरा स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो लगभग क्वेश्चन बताऊंगा आपको 25 में से कम 12-13, मतलब 12-13 क्वेश्चन केवल किसके आते हैं, केवल आते हैं स्टैटिक जीके का। इसलिए ये बुक आपके लिए केवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। और आपको ही पता है कि जो हमारा मेरिट बनेगा वो मेरिट बनेगा इंग्लिश प्लस जीएस पे। तो जीएस के लिए आपको कहीं नहीं और कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की 3 मास्टर वीडियो मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और साथ में इस बुक को आप पूरी तरह से बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। किसको? इसको, इस बुक को। ठीक है, जो कि अंकित भाटी सर की बुक है और एक काफ़ी मार्केट में बहुत चर्चा में है और एक बेस्ट सेलिंग है अमेजन पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको वही चीज़ पढ़नी है जो ऑथेंटिक सोर्स हो, जिससे आपको एग्जामिनेशन में फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये इसको आप ज़रूर कीजिए। मेरे हिसाब से अभी समय है आपके पास, आपको आप 10 पार्ट है तो आराम से आप चाहें तो 5 दिन में इसको या 4 दिन में ही इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए, इसके इसके अलावा भी मैंने नीतू मैम की जितनी बुकैब का इंपॉर्टेंट बुकैब का सेक्शन था सबको मैंने, जो नई वाली बुक आई है उसका भी मैंने पूरे पार्ट वाइज उसको कंप्लीट करा दिया है। आप उसको भी देख सकते हैं। इस सब का जो मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट है उस सबको इसी चैनल पे मैंने बना दिया है। आप जाएँ नेक्स्ट डोज वाला चैनल पे और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर उसको देखिए। और आशा करता हूँ कि आपको इस बार सिलेक्शन अवश्य मिले। बस अपना प्रयास करते रहिए। चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए, क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट कामकाजी आयु के अंतर्गत आता है? 74%, 44%, 85%, 86%। दोस्तों देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। तो वैसे क्वेश्चन जिसका डिस्कशन करना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लोग केवल उसी क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि जो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाटा वाले हैं। ठीक है, तो डाटा तो हमेशा चेंज होता रहता है, इसीलिए हम लोग जिसमें कंसेप्ट बन सकते हैं उन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आप आंसर देखिए। आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर इसकी राइट आंसर की बात करूँ तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 66%। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, इसमें कुछ डिस्कशन का पॉइंट्स नहीं है तो हम इसको डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना सारे देखिए एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। देख रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये आपको बिल्कुल ही करना है। चंद्रमा लगभग डैश में पृथ्वी का चक्कर लगाता है? 30 दिन, 24 दिन, 27 दिन और 29 दिन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 का सी नंबर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 27 दिन। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। चंद्रमा पृथ्वी का 27 दिन में चक्कर लगाता है। अब देखिए, बात हो रही चंद्रमा की, तो आइए हम चंद्रमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में और बनने की काफ़ी संभावना है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, चंद्रमा की सतह का जो हम अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। ठीक है, और शांति सागर कहाँ पे है? तो यहीं चंद्रमा पे है शांति सागर। आपको इसको याद रखना है, जो पूर्णतः अंधकार में होता है। और एक और, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक पर्वत है जिसका नाम है
लिबनिट्स पर्वत है, उसका नामकरण है। और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी है? तो 3,84,365 किलोमीटर। कितना है? 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी में याद रखिए कि जो पृथ्वी पर जो गति होती है, मतलब आपको पता होगा पृथ्वी की दो गति होती है, एक घूर्णन गति होती है, ठीक है, और एक होता है आपका परिक्रमण गति। तो जो मौसम में जो चेंज होता है, ठीक है, वो होता है परिक्रमण गति के कारण, जबकि जो दिन रात होते हैं वो होते हैं घूर्णन गति के कारण। तो दोनों गति आपको याद रखना है, ठीक है। मौसम चेंज परिक्रमण गति, और रात दिन होना ये घूर्णन गति के, तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। और पृथ्वी को पता ही है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, और शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? उल्लर झील, बरापानी झील, डल झील और लोकटक झील। सबसे पहले मैं से बात करूँ इसका सही उत्तर का, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो जगह ऑप्शन नंबर ए, उल्लर झील, ठीक है। अब चूँकि बात हो रही है हमारी झील की, तो आइए हम लोग इंपॉर्टेंट जितनी भी झील्स हैं हम सबको देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट डोज वाला के साथ पढ़ने का आपका एक अलग ही बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं, क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शन है उसका भी ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए आप पूरे बुक पढ़ लेंगे, उससे कोई उतना फ़ायदा आपको नहीं होगा जितना फ़ायदा, उससे मतलब कई गुना अधिक फ़ायदा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो आप विश्लेषण कीजिएगा ना, उससे फ़ायदा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस सीरीज़ को बने रहिए। काफ़ी सारे भाई लोग हैं जो यहाँ से भाग जाते हैं, तो मैं उससे पता नहीं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं वही चाहता हूँ कि अगर आप इस नेक्स्ट डोज वाले से जुड़े हुए हैं तो और किसका सिलेक्शन हो या ना हो, आपका सिलेक्शन अवश्य हो। इसीलिए मेरी तरफ से पूरी ये बेस्ट प्रयास रहता है। चलिए हम लोग एक बार पूरे झील को एक बार पढ़ लेते हैं। दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से इसको सुनना है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, डल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। उलर झील जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। मानसबल झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, ठीक है। उमियम झील कहाँ पे? मेघालय में। सातताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड। नैनीताल झील कहाँ पे? उत्तराखंड। भीमताल उत्तराखंड। तो देखिए जहाँ भी ताल लगा हो ना लास्ट में, वो सब उत्तराखंड में। अच्छा, द्रोण सागर झील उत्तराखंड। देवताल झील उत्तराखंड, ठीक है। नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड। खुरपा ताल झील उत्तराखंड। पेंगोंग त्सो झील लद्दाख। लौसी झील मणिपुर, ठीक है। लोकटक झील मणिपुर। सांभर झील राजस्थान। और पंचभद्रा झील राजस्थान। राजसमंद झील राजस्थान। पिछौला झील राजस्थान। जयसमंद झील राजस्थान। और फतेह सागर झील राजस्थान। डिंडवाना झील राजस्थान। पुलिकट झील तमिलनाडु। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। चिल्का झील उड़ीसा। और अनसुपा उड़ीसा। लोनार झील महाराष्ट्र। बेबनाथ झील केरल। अष्टपदी झील केरल। पेरियार झील केरल। चोलोहामो झील सिक्किम। कांकरिया झील गुजरात। और सूरसागर झील गुजरात। और हमीर झील गुजरात। और सूरजकुंड झील कहाँ पे? हरियाणा। और रेणुका झील कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। मच्छियाल झील हिमाचल प्रदेश। और सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर झील कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन के साथ ही जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट झील हैं उनकी लोकेशन कहाँ पे हैं सबके बारे में पढ़ लिया। इसके साथ आपको और भी फैक्ट याद रखने हैं, जैसे भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसको भी याद रखना है। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील अगर बात हो सबसे अधिक, तो कौन है? वो सांबर झील है जो कहाँ पे? राजस्थान में है। तो सबसे अधिक खारे पानी झील कौन सा है? तो सांबर झील है, ठीक है। और सबसे बड़ी कौन है? तो चिल्का झील है, आपको नाम याद रखना है। और सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन है? उल्लर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। और ये झील कहाँ से निकलती है? तो झेलम जो नदी है, झेलम नदी, उससे निकलती है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है वो कहाँ पे है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है जो कि रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है, और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक है। तो इतने सारे डाटा आपको एक क्वेश्चन से मिलता है। सोचिए, अब आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, क्वेश्चन कहाँ जाएगा? अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं ना,
तो क्वेश्चन यही से बनने वाला है, और कहीं जा ही नहीं सकता। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप सीरीज में लास्ट तक बने हुए हैं, मैंने इसके लगभग 5 पार्ट करा दिए हैं, लेकिन बहुत सारे भाइयों ने इनको बहुत कम लोगों ने इसको देखा है। बट यकीन मानता हूँ कि जिन्होंने भी देखा है ना, उनका एग्जामिनेशन इस बार मतलब एग्जाम में वो पक्का फोड़ के आएंगे। ठीक है, उनका स्कोर काफ़ी अच्छा जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़वेरी बहनें किस तरह के शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी। अब देखिए क्वेश्चन में किसका जिक्र किया गया? शास्त्रीय नृत्य का। अब पहले इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी। जो झवेरी बहनें है ना, झवेरी बहनें, वो शास्त्रीय नृत्य कौन से? तो मणिपुरी सम्मिलित है। अब देखिए, अब आप जो की बात हो रही है किसकी? शास्त्रीय नृत्य की। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं इंडिया में, टोटल हमारे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 नृत्य हैं हमारे इंडिया में। अब आठों का देखेंगे, आठों से जो संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट उनके जो भी पर्सन रहे हैं, उनसे उनके संबंधित सारे को सबके नामों को एक बार देखेंगे। तो आइए उसको पढ़ते पढ़ते समय देखते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कुल 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। उनका नाम याद रखिए, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ठीक है, कथक, उड़ीसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, क्षत्रिया, कथकली। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम को नाम कुछ याद रखना, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम, ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम, लीला सैमसंग भरतनाट्यम, मृणाली साराभाई ये भरतनाट्यम संबंधित है, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम, और बिसानो रामगोपाल भरतनाट्यम, पद्मिनी प्रियदर्शनी भरतनाट्यम, बैजंती माला भरतनाट्यम, बाला सरस्वती भरतनाट्यम, मालविका सरुकई भरतनाट्यम, एम के सरोजा भरतनाट्यम, सीवी चंद्रशेखर भरतनाट्यम। अब आते हैं नेक्स्ट पे कौन है? कुचिपुड़ी है, तो कुचिपुड़ी याद रखिए, अडपना सतीशन कुचिपुड़ी, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, स्वपन सुंदरी कुचिपुड़ी, शोभा नायडू कुचिपुड़ी, पद्मजा रेड्डी कुचिपुड़ी। और उड़ीसी में याद रखिए, उड़ीसी में आपको नाम याद रखना है, जैसे हरे कृष्ण बेहरा हो गया, किरुचरण महापात्र हो गए, सोनल मानसिंह भी है इसमें, और कालीचरण पटनायक हो गए। ठीक है, और भी नाम है इसमें, उसका नाम याद रखिए। जैसे आपको और नाम याद रखना है, मोहन महापात्र हो गए, ठीक है, कुमकुम मोहंती हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो हमारा नेक्स्ट कौन सा है? कथकली। तो कथकली में नाम याद रखिए आप, कौन सा? आनंद शिवरमन, ठीक है, मृणाली सराभाई, ये भी कथकली से संबंधित है। और कथक से याद रखिए बिरजू महाराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। कथक कहाँ का है? तो उत्तर भारत का है। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी, ठीक है, सूरत देव, गोपी कृष्णन, शोभना नारायण। सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्रतियोगिता कौन थे? तो शोभना नारायण। वो कहाँ के हैं? तो ये कथक जो हमारा लोक नृत्य है उससे संबंधित है। तो सबका नाम आपको अपने जबान पर होना चाहिए दोस्तों, एकदम जबान पर रखिए। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सूरत देव, गोपी कृष्णन, शोभना नारायण, इस मालविका सरकार, ये सारे नाम जो मैंने आपको बताया, ये सारे नाम संबंधित हैं किससे? कथक लोक नृत्य से। ठीक है, अब चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं, मणिपुर का देख लेते हैं। मणिपुर में याद रखिए आप, मणिपुरी में सुवर्णा झावेरी, देखिए आगे ना झावेरी बहनें, क्वेश्चन से बना था, तो झावेरी बहनें, झावेरी, गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल मीनो, ठीक है, चारू माथुर, सबिता मेहता, ये सब किससे संबंधित है? तो ये सब संबंधित है मणिपुरी से। अगला हम मोहिनीअट्टम के बारे में बात करेंगे। मोहिनीअट्टम देखिए, भारत शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कलामंडल, कल्याणी, ये सब नाम संबंधित है किससे? मोहिनीअट्टम से। और बात करें सत्रिया का, सत्रिया याद रखिए, सत्रिया कहाँ का है? तो असम का है। इसमें नाम याद रखिए आप, कौन सा? श्रीमद शंकर देव, गुरु जतिन गोस्वामी, ठीक है, प्रभात शर्मा, गहन चंद्रा गोस्वामी, मणिक बाख्यान, ये सारे नाम बताए मैंने, ये सब किसे है? क्षत्रिया से। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो मतलब क्या है कि बस ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। अगर आप लाखों के सीट में आगे निकलना चाहते हैं तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, मतलब एक बेस तरीका से पढ़ाई करना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि इसको पूरे प्यार के साथ पढ़िए, भागिए नहीं। डाटा थोड़ा डाटा ज़्यादा होगा, बस उसको पढ़ना ही पड़ेगा दूसरा क्वेश्चन। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप अगर आप सरकारी जॉब के इतने ज़्यादा भूखे हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने भी सुना होगा, नो पेन नो गेन। ठीक है, वही वाला कंसेप्ट है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, सल्फर की परमाणु क्रमांक क्या है? तो 15, 14, 16,
18। दोस्तों आपको पता ही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 16। अब देखिए चूंकि बात हो रही है सल्फर, अब देखिए सल्फर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि परमाणु क्रमांक भी एग्जाम पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु क्रमांक जो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसका आपको याद रखना है। जैसे आपको याद रखना है, मैग्नीज का कितना होता है 25, फेरस का, लोहा का 26, कोबाल्ट का 27, ठीक है, कॉपर का कितना होता है 29, जिंक का 30, चांदी का 47, और मैं बात करूँ नेक्स्ट एल्युमिनियम का तो पता ही है 13, ठीक है। और भी आप याद रखिए कौन सा, याद रखिए आप हाइड्रोजीरो मतलब Hg, पारा कितना होता है 80, इसका आपको याद रखना है। और बाकी आप कैल्शियम का 20 होता है, उसको आप याद रखिए। और एक और याद रखिए टंगस्टन का 74 मतलब 74, बस हो गया। और एक और रखिए सोना का, सोना कितना होता है 79, ठीक है, 79 सोना का और 80 पारा का। तो दोनों आपको नाम याद रखना है, जितने भी सारे नाम अभी मैंने आपको बताया सबका परमाणु क्रमांक आप एक बार वीडियो पॉज करके फिर सुनिए बैक जाकर, और फिर से तब आगे बढ़िए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा थे हम लोग देख लिया। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के बारे में क्या। तो देखिए ये किसके बारे में है, तो ऑप्शन ए कह रहा है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन 2 कृषि और पशुपालन संगठन, ऑप्शन 3 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, और ऑप्शन डी क्या कर रहा है न्यायपालिका को कार्यपालिका का अलग करना। देखिए सबसे बात करूँ इसका सही उत्तर का, सही उत्तर क्या दोस्तों 3 नंबर, मतलब जो हमारा अनुच्छेद 51 है ना, वो संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अब देखिए आपने सुना होगा हमारे संविधान की जो नीति निदेशक तत्व है उसका मतलब डीपीएसपी बोलते हैं, डीपीएसपी, उसका वर्णन कहाँ से किया गया था 1936 से लेकर 51 में किया गया है। अब वही ये अनुच्छेद 51 वही है, ठीक है। तो इसकी एक क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, क्वेश्चन उठाया है नीति निदेशक तत्व से, ठीक है। तो इसीलिए आइए उस बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फिर जान लेते हैं। आपको दोस्तों याद रखना है कि हमारा जो नीति निदेशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। तो उसकी चर्चा कहाँ पे, तो संविधान के भाग 4 में चर्चा है। अच्छा और भी याद रखिए वहाँ पे अब जब बात हो रही है किसकी, नीति निदेशक तत्व की, तो कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इस बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी गई है किसकी, डीपीएसपी की। अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया, इस भाषा में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, ठीक है। और अनुच्छेद 39 में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए आपको याद रखना अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बात की है, आपको इसका अनुच्छेद याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि अनुच्छेद जो 44 है उसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई किसमें, अनुच्छेद 44 में। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा की उपबंध करने कहा गया किसमें, अनुच्छेद 45 में कहा गया है। उसका बाद आपको और याद रखना है कौन सा, अनुच्छेद 48, इसमें कहा गया है कि कृषि और पशुपालन का संगठन बनाने के लिए कहा गया है। और आपको एक और याद रखना है कौन सा, अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण करने के लिए बात की गई है। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि जो किसमें दिया गया, ठीक है। तो इससे संबंधित जितने भी आप देखिए इसमें क्या था, ऑप्शन ए में पढ़ते थे ना, ऑप्शन ए में इसका कौन होगा, A44 हो गया, ठीक है। कृषि और पशुपालन की बात की गई थी, तो इसमें इसका अनुच्छेद कौन रहेगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 47 हो गया, ठीक है। उसी तरह से इसका बात हुआ, इसका अनुच्छेद 51 हो गया। और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात की है, तो ये किस में है, ये अनुच्छेद 50 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों किसी डीपीएसपी से इसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन बनते हैं। इसीलिए मैंने आपको टोटल अनुच्छेद बता दिया ताकि इसे आगे आगे कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए, कहीं से पूछिए, उससे कोई मतलब कहीं से पूछिए आप उसको डायरेक्टली फोड़ पाएंगे। मेरा वही मकसद है दोस्तों, अगर आप सीरीज से बने हुए हैं, अगर आपका इतना विश्वास मेरे से जुड़ा हुआ है तो मैं भी आपको कहीं से कोई कमी नहीं होने दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, धमेक स्तूप भारत में सबसे प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से है एक है, ये उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है, जौनपुर, आगरा, वाराणसी, मिर्जापुर। दोस्तों बात करूँ उसका सही उत्तर का, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। अब चूँकि बात हो रही है बौद्ध स्तूप मंदिरों की, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर है, जितने भी इंपॉर्टेंट बौद्ध स्तूप है हमारे इंडिया में, सबको एक बार देखेंगे, सबके कौन किस राज्य में, सबको एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस मतलब नेक्स्ट 2000 साथ बने हुए हैं ना, तो आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। बाकी किसी का हो या नहीं हो आई डोंट नो, बट मैं बस इतना इंश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, आपका विश्वास मेरे साथ है, तो आप
एक सीट पक्का करें। चलिए ठीक है, आइए हम लोग पूरे प्यार के साथ, पूरे मतलब दिल के साथ उसको पढ़ेंगे। चलिए, आपको बस ध्यान से सुनना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो आपको याद रखना है, वैष्णो माता मंदिर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। और अमरनाथ गुफा मंदिर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। और सूर्य मंदिर कहाँ पे है? अशोक के पुत्र जो जुल्का ने बनवाया था, वो भी जम्मू कश्मीर में। अच्छा, लद्दाख में कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है, तारा मंदिर, ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ पे है? लद्दाख में। आपको उसके बाद आपको याद रखना है ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पे है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। माता चिंतापूर्णा देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। और बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर हो गया, ये सब नीलकंठ मंदिर हो गया, ये सब कहाँ पे? उत्तराखंड में। कौन सा? बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है, नीलकंठ, त्रियोगी नारायण मंदिर, मनसा देवी मंदिर, ये सब कहाँ पे है? नंदा देवी मंदिर, ये सब कहाँ पे है? सब उत्तराखंड में है। आगे बात करते हैं हरियाणा का। तो हरियाणा इंपॉर्टेंट मंदिर याद रखिए, थानेश्वर महादेव मंदिर, गरीबदास मंदिर, ठीक है, सीतामाई मंदिर, लकड़हारा मंदिर, श्री शीतला माता मंदिर, द्रौपदी घाट मंदिर, एटलस मंदिर, भूतों का मंदिर, ये सब कहाँ पे है? ये सारे जो मंदिर मैंने बताया, ये सब आपको हरियाणा में मिलेगा। अगला मंदिर आपका पंजाब में, याद रखिए, मुक्तेश्वर मंदिर, ठीक है, स्वर्ण मंदिर, ये सब कहाँ पे? पंजाब में। अगर आपको बता दूँ राजस्थान में, तो याद रखिए ब्रह्मा जी मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, खटोल बाबा की जय, जीज माता मंदिर, कैला देवी मंदिर, बालाजी मंदिर, श्री बालाजी की जय, ये सब कहाँ पे है? ये सब सारे राजस्थान में है, ठीक है। अगला आपको बात करूँ तो इसमें और भी आपको याद रखना है, जैसे चार भुजा मंदिर भी कहाँ पे? राजस्थान में। चलिए, अब बात करते हैं यूपी का। तो यूपी में याद रखना है काशी विश्वनाथ मंदिर, यूपी में, ठीक है। रंगजी मंदिर कहाँ पे? यूपी में। और प्रेम मंदिर यूपी में, ठीक है। राम जन्मभूमि मंदिर यूपी में, हनुमानगढ़ी यूपी में, भरत मिलाप मंदिर यूपी में, अष्टभुजा मंदिर यूपी में, और गोरक्षनाथ मंदिर यूपी में, और भारत माता मंदिर यूपी में। अब बात करते हैं नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में याद रखिए अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे? नई दिल्ली में। किलकारी भैरव मंदिर, नई दिल्ली में। और बिरला मंदिर, नई दिल्ली में। लोटस टेम्पल कहाँ पे? नई दिल्ली। कालकाजी मंदिर, नई दिल्ली में। और योग माया मंदिर कहाँ पे? नई दिल्ली में। अब बात करते हैं बिहार में। तो बिहार में याद रखिए महाबोधि मंदिर, बिहार में। विष्णुपद मंदिर जो गया में है, बिहार में है। पाटन देवी मंदिर, मिथिला शक्तिपीठ मंदिर, अशोक धाम मंदिर, जल मंदिर, सुमेरा सूर्य मंदिर, ये सब कहाँ पे है? विराट रामायण मंदिर जो कि मोतिहारी में बन रहा है, ये सब कब कहाँ पे मिलेगा? सारा आपका बिहार में है। बात करता हूँ आपका मध्य प्रदेश का। तब याद रखिए ओंकारेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, चतुर्भुज मंदिर, सास बहू मंदिर, ठीक है, बड़ा गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर, काल भैरव मंदिर, ये सब कहाँ पे? ये सब मध्य प्रदेश में है। आगे बात करता हूँ किसका? छत्तीसगढ़ का। ध्यान रखिए चंद्रहासिनी मंदिर, माँ बमलेश्वर देवी मंदिर, ये सब कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। बात करते हैं इसका झारखंड का। तो याद रखिए बैद्यनाथ मंदिर, ठीक है, हरिहर धाम मंदिर, ये सब कहाँ पे है? सब झारखंड में है। अब बात करते हैं तमिलनाडु का। तो याद रखिए तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो मीनाक्षी मंदिर हो गया, बृंदेश्वर मंदिर हो गया, महाबलीपुरम मंदिर, ये सब कहाँ पे है? ये सब तमिलनाडु मिलेगा, ठीक है। अब कुछ और बता देखिए कर्नाटक में। याद रखिए विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे? कर्नाटक में। और उडुपी श्री कृष्ण मंदिर, विट्ठल मंदिर, ये सब तीनों मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक में। अगला देखिए केरल का सबरीमाला मंदिर कहाँ पे? केरल में। और अटुकल भगवती मंदिर, ये केरल में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में याद रखिए लेपाक्षी मंदिर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना में याद रखिए आप कौन सा? संगमेश्वर मंदिर, तेलंगाना। और साईं बाबा मंदिर कहाँ पे? महाराष्ट्र, साईं बाबा की जय। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ये आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ही है। और सिद्धि विनायक मंदिर, ये आपके महाराष्ट्र में है। और कामाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो गोवा में है। और पश्चिम बंगाल में याद रखिए पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ, विष्णुपुर मंदिर, ये सब कहाँ पे है? ये सब पश्चिम बंगाल में है। और गुजरात में याद रखिए सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, अंबाजी मंदिर, सूर्य मंदिर, ये सब कहाँ पे? गुजरात में है। और जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क जिसको बोलते हैं, और लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, और राजरानी मंदिर, ये सब मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, जिसको कोणार्क में, और लिंगराज मंदिर, ये सब कहाँ पे? उड़ीसा में। दोस्तों इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर मस्जिद था सबको मैंने देख लिया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों की चर्चा है? अध्याय 3, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 4। देखिए मैं बात करूँगा सही उत्तर का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा सी नंबर, मतलब अध्याय 2 में चर्चा है। अब जो की बात हो रही है, देखिए मैं बात कर रहा हूँ इसका। तो देखिए आपको याद रखना है संसद से आपको याद आया 3 अनुच्छेद तो इम्पोर्टेंट है ही। इसका नाम है सरला, सरला। अनुच्छेद 79, 80, 81। सरला स से संसद, र से राज्यसभा,
और ला से लोकसभा। 79, 80, 81, 79, 80, 81, 3 याद रखिए। बाकी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। चलिए इसको एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं हम लोग। तो आपको याद रखना है दोस्तों, और इस इंपॉर्टेंट जितने इफेक्ट्स है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे आपका याद रखना है, 79 में संसद का संगठन की चर्चा है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 में क्या कहा गया कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 में क्या कहा गया कि हमारी जो संसद है उसके सदनों की जो अवधि है वो कितना रहेगी, वो इसका चर्चा कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 83 में। और संसद के जो मेंबर होते हैं उसके लिए अर्हता क्या होगी, उसका चर्चा कहाँ किया गया है, तो 1984 में। और संसद के सत्रावसान और विघटन, इस सब की चर्चा कहाँ पे है, तो 1985 में। और 1986 में संसद के अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, चर्चा कहाँ पे है, 1986 में। और अनुच्छेद 87 में याद रखना है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो होता है, ठीक है, उसका चर्चा कहाँ पे, अनुच्छेद 87 में चर्चा है। और अनुच्छेद 88 में याद रखिए, सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायाधीश के अधिकार। तो ये जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे सबको मैंने आपको सामने रख दिया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री डैश का संस्मरण है। अब देखिए ये किससे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है रचना से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बताऊँ, आंसर हो जाएगा 9 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा जोनास। अब चूँकि बात हो रही है किसकी, पुस्तक की, इंपॉर्टेंट पुस्तक और फिर उनकी रचनाओं की किसने किया है, तो आइए हम लोग उसको बात करते हैं। सारी जितनी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जो भी रचनाकार हैं, जो भी लिखे हुए हैं, जिनकी जिनवी है, सबके बारे में फटाफट तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आइए हमको देखते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे मैं कुछ नाम बता रहा हूँ उसको आपको नाम को बिल्कुल याद रखिए। जैसे आपको फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, डॉक्टर बिमल जान की पुस्तक है। अच्छा, अम्बेडकर अलाइव, शशि थरूर। और अम्बेडकर एंड मोदी, इलैया राजा, ठीक है, आपका नाम याद रखना है। और नाम याद रखें, जैसे एक और इम्पोर्टेंट नेम है अष्टांग योग, डॉक्टर सोनू फोगाट, ठीक है, उनका नाम याद रखिए। उसके बाद से आपको याद रखना है कौन सा, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इंडिया, प्रकाश सिंह ने लिखा है। और टॉम ऑफ सेड, गीतांजलि श्री ने लिखा है। और रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक है लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, ये किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने, इसको याद रखिए। द ग्रेट टेक होम, अनिरुद्ध सूरी। और कुछ नाम इंपॉर्टेंट इसका याद रखिए, हियर यूर सेल्फ, प्रेम रावत। और एक और इम्पोर्टेंट नाम है कौन सा, तो आपको याद रखना है द ब्लू बुक, अमिताभ कुमार ने लिखा है, उसका नाम याद रखिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट नाम है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, किसने लिखा है, प्रियम गांधी मोदी, ठीक है। और एक और नाम है द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर, इसे किसने लिखा, उमरदास गुप्ता ने लिखा है। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखा है, नवदीप सिंह गिल ने। और अटल बिहारी वाजपेयी के किसने लिखा है, तो सागरिका घोष ने। इसका नाम को बिल्कुल याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी, ठीक है। और एक और नाम बताइए, द 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष गर्ग ने लिखा है। और इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, किसने लिखा, राज मेनन। दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट नाम थे उसको मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कपड़ा उद्योग में मूल्यवर्धन के संबंध में बुनाई किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है, प्रधान निर्माण, कताई, फाइबर उत्पादन, रंगाई और परिष्करण, ठीक है। तो देखिए मैं इस बात को सही उत्तर का 10 का, वो हो जाएगा आपका 10 का डी नंबर, मतलब कौन सा, रंगाई और परिष्करण। आपको याद रखना है हमारे भी कपड़ा मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर, नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बिहार, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ उसका सही उत्तर का, सही उत्तर का 11 का हो जाएगा सी नंबर, मतलब उड़ीसा। अब जो कि बात हो रही है किसकी, उत्सव की, तो हम लोग जितने भी उत्सव है हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट का, सबके बारे फटाफट तरीके से देख लेते हैं। चलिए तो आपको याद रखना है दोस्तों, लोसार महोत्सव लद्दाख, ठीक है, शंघाई महोत्सव मणिपुर, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, भारतीय ड्रोन महोत्सव नई दिल्ली, ज्योतिर्गम महोत्सव नई दिल्ली, ठीक है, चाप चारकूट त्यौहार मिजोरम, चाप चारकूट त्यौहार मिजोरम, आपको इसको याद रखना है। अगला है हमारा रज पर्व, बाली यात्रा, नुआखाई, ये सब कहाँ का, उड़ीसा का। लेवेंडर, कंचोथ, अहरबल, हेरथ, ये सब कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। और आदि महोत्सव मध्य प्रदेश, ठीक है। सती महोत्सव ये कहाँ का, आंध्र प्रदेश। अमुबाची मेला ये कहाँ का है, असम का। बैखो महोत्सव असम का।
कटी बहु असम, बोहांग बिहू असम। अगला है त्रिशूर पूरम महोत्सव केरल, सरहुल त्यौहार झारखंड, मेदराम जात्रा महोत्सव तेलंगाना, खारजी महोत्सव त्रिपुरा। और अगर आपको बात करूँ तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी उत्तर प्रदेश, और नौवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी असम, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आदित्य बद्री हरियाणा, आम महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश, कलरव पक्षी महोत्सव बिहार जमुई, वाचुंगा महोत्सव 2021 असम, साओ सोजाओ उत्सव साओ जो ये दोस्तों कहाँ का है, तो ये हो जाएगा आपका गोवा का। अगला है मारू महोत्सव, ये कहाँ का, राजस्थान का, पुष्कर राजस्थान और गणगौर राजस्थान। अगला है लोसांग, तो इसका देखिए सिक्किम। और 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये फरीदाबाद हरियाणा, और माधवपुर मेला गुजरात, और वालोंग मेला अरुणाचल प्रदेश। और मकई मिर्च नमस्ते और ये सब, और मांडू उत्सव ये सब कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। दोस्तों हमने इसमें जितनी इम्पोर्टेंट हमारे अलग अलग राज्यों के जो भी त्यौहार हैं पर्व है सबको मैंने देख लिया। यही दोस्तों पढ़ने का सबसे स्मार्ट तरीका है जिससे आप सिलेक्शन बहुत कम समय ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने गढ़ा था। तो चार्ल्स सदरलैंड एल्टन, आर्थर टेंसले, यूजीन ओडम और फ्रेडरिक एडवर्ड्स क्लेमेंट्स। अब देखिए मैं बात उसका सही उत्तर का, सही उत्तर क्या हो जाएगा 12 का हो जाएगा बी नंबर, मतलब आर्थर टेंसले। ठीक है, अब देखिए इसमें बात हो रही किसकी, परिस्थिति तंत्र की। तो देखिए आपको कुछ और भी नाम याद रखना है, जैसे आपको मैं बताऊं, आपको दोस्तों याद रखना है विटामिन का खोज किसने किया था, फंक ने। विटामिन बी का खोज मैकुलर ने। ठीक है, ये सबको और याद रखना है। जैसे होम्योपैथी का हैनीमैन ने खोज किया था। बैक्टीरिया खोज किसने किया था, ल्यूएन हॉक ने। ठीक है, और बात करूँ आपका जो जंतु विज्ञान है इसका खोज कौन है पिता, तो अरस्तु है। ठीक है, और प्रतिरक्षा विज्ञान का एडवर्ड जेनर है। ठीक है, ये सब जीवाणु विज्ञान का रॉबर्ट कोच है। ये सबको नाम याद रखने हैं। और जो वर्गीय पिता किसे कहते हैं, कैर्लस लिनियस को कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को क्या कहता है, राजकोषीय बजट, मूल्यांकन, वितरण, वार्षिक वित्तीय विवरण और वार्षिक बजट विवरण। इसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वार्षिक वित्तीय विवरण। अब देखिए दोस्तों हमारे संविधान में कहीं भी बजट का जो कहते हैं ना बजट आया है, तो हमारे संविधान में कहीं बजट का चर्चा नहीं है। उसकी जगह पे उसका नाम क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये चर्चा कहाँ की गई है, अनुच्छेद 112 में, 112 में की गई। आपको इसको याद रखना है। अब आते हैं चूँकि बात किससे, हमारी बजट से, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों हमारा जो ये हमारा जो बजट है, तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या याद रखने हैं। तो आपको बस एक चीज़ याद रखिए कि धन विद्या का परिभाषा किसमें दी गई है, अनुच्छेद 110 में। ठीक है, और धन विद्या का चर्चा 110 में की गई है। और 106 है इसमें जो भी हमारा मेंबर होते हैं इसके पार्लियामेंट के, उनके वेतन भत्ते की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 116 में लेखानुदान की चर्चा है। और वित्त विधेयक से इम्पोर्टेंट जो उपबंध है वो उसकी चर्चा कहाँ पे है, अनुच्छेद 117 में। ठीक है, और विनियोग विधेयक की चर्चा कहाँ पे, अनुच्छेद 114 में। ठीक है, तो ये नाम को याद रखने हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 मतलब जो 2021 में खेले गए थे, उसमें निम्न में से किस स्पर्धा में भारत ने कोई पदक नहीं जीता था। पुरुष हॉकी, महिला एकल बैडमिंटन, पुरुष भाला फेंक, महिला हॉकी। अब देखिए मैं इसकी बात करूँ सही उत्तर का, तो जो नंबर 14 है उसका राइट आंसर का जगह डी नंबर, मतलब कौन सा, महिला हॉकी। इसमें कोई भी मतलब 14 है ना, इसमें कोई भारत ने कोई पदक नहीं जीता था, किसने, महिला हॉकी में। लेकिन अब चूँकि बात हो रही है किसका, ओलंपिक की, तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आने वाले दिनों में जो खेल कहाँ होंगे उसके बारे में सारे टॉपिक्स बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट खेल के बारे में। को दोस्तों याद रखना है 33वां ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है, ठीक है, वो 2024 में होगा। कहाँ पे होगा, तो पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। और जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है वो कहाँ पे होगा, 2028 में होगा। कहाँ पे, लॉस एंजल्स अमेरिका में। और जो हमारा 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है वो कहाँ होगा, ब्रिस्बेन में 2032 में। ठीक है, और जो हमारे 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल है जो बीजिंग 2022 में हुआ था। और 25वां कहाँ पे होगा, तो इटली में 2026 में। आप इसको याद रखना है। और जो हमारा 36वां राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ पे, गुजरात में, भारत में 2022 में हुआ था। और
जो मेरा 37वां राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ पे होगा, तो गोवा में होगा 2023 में। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, अगला अच्छा इसमें अगर देखिए पुरुष भाला फेंक में अभी सबसे इनको गोल्ड मेडल जीते हैं किसको, नीरज चोपड़ा, इसको नाम याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से किस राजवंश ने सैयद वंश के ठीक बाद दिल्ली पर शासन किया, खिलजी वंश, लोधी वंश, राजपूत वंश और तुगलक वंश। अब देखिए यहाँ पे वंश के बारे में ऑर्डर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम इसका आंसर ढूंढ लूँ, जो 15 का है उसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी नंबर, मतलब लोधी वंश। यहाँ पे दोस्तों आप हमेशा कन्फ्यूज जाएंगे, कन्फ्यूज कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्रम है ना, कौन वंश कब आया उसके क्रम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे क्रम के एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो याद रखना है सबसे पहले गुलाम वंश, इसकी स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसके बाद याद रखना है कौन सा वंश आया था, उसके बाद कौन सा वंश आया, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। और उसके बाद कौन सा वंश आया, तो तुगलक वंश। ठीक है, तो पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा वंश आया था, तो वो आया था सैयद वंश। ठीक है, तो ये जो वंश है इसका नाम आपको बिल्कुल ही अच्छे बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो एक बार फिर से हम देखेंगे इन चारों वंशों के बारे में। ठीक है, फिर से देखिए, पहले कौन है, गुलाम वंश। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद कौन आया, सैयद वंश। अब देखिए पहले दोस्तों क्या होता है, पहले पहले अंग्रेजों ने हमें गुलाम किया था, उसके बाद हम लोग क्या हो गए, उसके बाद वो अंग्रेज जो है हमें गुलाम करके क्या कर लगे, लगे खेल खिलाने, मतलब हंसने लगे, तो खिलजी वंश आ गया। अब उसके बाद जब वो लगे खेल खिलाने, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसका मतलब मुंहतोड़ जवाब दिया, तो तुगलक मतलब मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद से हम लोग क्या उसको तोड़ के जवाब दिए पूरा अंग्रेजों को कि तुम हंस रहे हो ना, एकदम तुमको यहाँ से देश से भगा देंगे, तो तुगलक वंश हो गया। तो पहले हम लोग गुलाम हुए, उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पे खिलखिला के हंसा, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश। उसके बाद हम लोगों ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिए, तो तुगलक मतलब पूरा तोड़ के जवाब दिए कि एक बार एक दिन हम तुमको दिखा देंगे हम ताकत, हमारी इंडिया की ताकत क्या है, एकदम तुमको दिखा देंगे। तो हमने किया। उसके बाद लास्ट में कौन सा वंश आया, सैयद वंश। उसके बाद से तो वो लोग क्या हो गए, भाग गए। तो शायद मतलब उसके बाद उसको लगा कि शायद इंडिया इंडिया में रहे तो हम लोग इंडिया में क्या हम लोग को मार के ख़त्म कर देगा, इसीलिए वहाँ से भागने लगे। और लास्ट में लोधी वंश देखिए, तो लास्ट में कौन, लोधी वंश। उस बाद से क्या हो गया, और उस बाद से हम लोग क्या किए कि उनको लात मतलब पूरे लात से मार के, मतलब पूरा लात से मार के उनको क्या किए, लात दिए और वहाँ से उनको भगा दिए। तो लात से मार के उनको हम लोग भगा दिए। तो लात से लोधी वंश लास्ट में हम लोग क्या, हमको लात से ही मारना पड़ा ना, मतलब आंदोलन हम इतना ज़ोर से कर दिए कि उनको मतलब भागना पड़ा यहाँ से, अपना मतलब जो भी अपना मोटर था सबको लेकर भागना पड़ा। तो ये याद रखिए। तो हम लोग लास्ट में हम अंग्रेजों को लात से मार दिए। तो लास्ट में कौन है, ल से लात, लात से लोधी, तो लोधी वंश हो गया। अभी फिर से हम आशा करते हैं आपको अच्छे से याद हो गया होगा। फिर से याद कीजिए, पहला हमारा गुलाम हुए, ठीक है, उसके बाद हम लोग अंग्रेजों ने खिलखिला के हंसा। उसके बाद हम लोग क्या किए, बोले कि अच्छा हम लोग तुम हंस रहे हो ना, हम तुमको मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो तुगलक वंश मुंहतोड़ जवाब देने की बात किए। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद होगा कि उसके बाद से वो लोग मतलब हमारी जो इंडिया का जो आंदोलन था वो इतना तेज़ हुआ कि वो लोग शायद ही मतलब उनको लगा कि शायद हम लोग यहाँ मर जाएंगे, इसलिए वहाँ से छोड़ कर भागने लगे। जब भागने लगे तो हम लोग उनको और भी हम लोग उनको लात से मार के, कुछ लोग बचे थे, कुछ लोग भागे, कुछ बचे थे, हम फिर उसको लात से मार के सबको भगा दिए कि भागो यहाँ से, तुम्हारा कोई जगह नहीं है। तो लास्ट में हम लोग क्या किए, लास्ट में हम लोग क्या किए, लात लात से मार के उसको भगाना पड़ा। कुछ नहीं जा रहे थे, कुछ होते ना हट्ठी, उसको लात से मार के भगाए। तो लोधी वंश हो गया। तो एक बार फिर से आप याद देखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। दोस्तों और ये मैंने आपको टिप्स से जोड़ के बताया था कि आपको लंबे वक्त याद रहे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लोग इसमें बिल्कुल इंजॉय के साथ पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब देखिए सबसे पहले इसका सही उत्तर बात करूँ 16 का, तो 16 का आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, मतलब आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि बात हो रही है किसकी, सभी राज्यों के जो विपरीत योजनाओं की, तो आइए हम लोग बात करते हैं जितनी बड़ी योजनाएं हैं सबको एक बार देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। तो आपको याद रखना है, आइए बात करते हैं यूपी के कुछ, यूपी के जितने भी इंपॉर्टेंट योजना उसके बाद दी है। यूपी में कितनी दी है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कहाँ का, यूपी का है। पंचामृत योजना यूपी, मातृभूमि योजना यूपी, और बाल श्रमिक विद्या योजना यूपी। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो सीएम राशन आपके द्वार योजना, ये सब कहाँ का, मध्य प्रदेश का। लाड़ी लक्ष्मी योजना
ये मध्य प्रदेश। और मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना मध्य प्रदेश। और रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश। बात करते हैं किसका, छत्तीसगढ़ का। तो याद रखिए, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़, और कौशल्या मातृत्व योजना, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी में दूसरी पुत्री होती है तो उस योजना पे 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी, इसमें कहा गया है। तो ये सब कहाँ का है, सब कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। अगली बात करते हैं जिसकी पश्चिम बंगाल का। तो याद रखना है परय, ये परय शिक्षालय परियोजना, ये सब कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। और माँ की रसोई योजना, ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। तो दो बस योजना है पश्चिम बंगाल का, कौन सा, एक परम शिक्षालय और माँ की रसोई। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा में याद रखिए घर पर पोषण योजना, आशीर्वाद योजना, ये सब कहाँ का है, उड़ीसा का है। और अगला है जन स्पंदन योजना कर्नाटक, और जन सेवक योजना, ये भी दोनों कहाँ का है, दोनों कर्नाटक, दोनों जन लगाना, दोनों कर्नाटक का ही है। अगला है गुजरात में याद रखिए वतन वतन प्रेम योजना और गो ग्रीन योजना, ये दोनों कहाँ का है, ये दोनों योजनाएं गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया है। और अगला है हमारा याद रखिए सहाय योजना और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड। दूसरे आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि केवल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ का है, तो बिहार का, लेकिन इसमें गुरुजी जुड़ जाए, आगे से गुरुजी लग जाए, तो कहाँ का हो जाएगा, वो जाएगा झारखंड का, ठीक है। और केरल का याद रखिए तो स्ट्रीट फूड योजना केरल। और अगला है मुख्यमंत्री नाश्ता नाश्ता योजना, तो ये कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु सरकार का लागू की है। और अगला है मिंदम मंचपई योजना, ये सब तमिलनाडु का है। और अरुणाचल प्रदेश में लागू एक योजना है आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना। और तेलंगाना का याद रखिए आसरा पेंशन योजना तेलंगाना, ठीक है, अब इसको याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट उसको देखते हैं, जैसे राशन याद रखिए महिला निधि योजना राजस्थान, ठीक है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान, बैक टू वर्क योजना राजस्थान, और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग संस्थान राजस्थान। अगला है महाराष्ट्र में, तो इनमें ज्वाला योजना महाराष्ट्र, और चिराग योजना हरियाणा, चारा बिजाई योजना हरियाणा, ई अधिगम योजना हरियाणा, मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा, और खेल नर्सरी योजना हरियाणा, और एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा। अगर आपको दिल्ली का याद रखिए, दिल्ली में श्रमिक मित्र योजना दिल्ली। और आंध्र प्रदेश का याद रखिए फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। और YSR यंत्र सेवा योजना, ये सब कहाँ, दोनों कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। आगे बात करते हैं उत्तराखंड का। याद रखिए हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड, और घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड। अगला याद रखिए अब जम्मू कश्मीर का योजना प्रवास योजना कहाँ का, जम्मू कश्मीर प्रवास योजना जम्मू कश्मीर। और नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश। इसमें यह कहा गया है कि मतलब जो राज्य की जो बसों में यात्रा कर रही महिलाएं, उसमें 50% की उनको जो किराया है उसमें उसमें छूट मिलेगा। काफ़ी अच्छी पहल है। जो किसने शुरू किया है, तो शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। इसका नाम क्या है, नारी को नमन योजना। और अगला है लद्दाख, याद रखिए कुंड सियोम योजना लद्दाख। असम का याद रखिए स्वनिर्भर नारी योजना, मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना। और बिहार का याद रखिए मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ये दोनों कहाँ का है, तो ये दोनों बिहार का है। और पंजाब का याद रखिए लोक मिलनी योजना और मेरा घर मेरे नाम योजना, ये दोनों कहाँ का है, पंजाब का है। और त्रिपुरा का योजना याद रखिए अर्न विद लर्न स्कीम, ये सब कहाँ के, अर्न विद लर्न स्कीम, ये सब त्रिपुरा का है। और सीएम चाश्री कल्याण प्रकल्प योजना, ये दोनों कहाँ का है, त्रिपुरा का। तो अर्न विद लर्न स्कीम कहाँ का, त्रिपुरा का, याद रखना है। जो इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे राज्य की जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं थी सबको योजनाओं को हमने देख लिया। दोस्तों आप वीडियो स्किप ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो आपकी सफलता आपसे स्किप हो जाएगी, यकीन मानिए। क्योंकि इतने अच्छा कंटेंट आपको और यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं मतलब स्टूडेंट को बरगलाने में लगे हुए हैं, मतलब कन्फ्यूज़ कर रहे हैं अपने चैनल पे लाके व्यू बढ़ा के। मेरा उससे ऐसा कोई मकसद नहीं है। मेरा एक ही टारगेट है कि जितने भी भाई बंधु हमसे जुड़ेंगे, ठीक है, जितनी बहन हमसे जुड़ेंगी उनका सिलेक्शन इंश्योर हो सके, बस मेरा यही मकसद है, ठीक है। सबसे प्राइमरी मेरा कंटेंट है। मेरा कंटेंट एकदम अगर दमदार होगा तो लोग आएंगे आज नहीं कल, तो उनको मजबूर होकर यहाँ पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं अपने कंटेंट पर पूरा फोकस करता हूँ। और आपको भी वीडियो के साथ ऐसा लग रहा होगा, और एग्जाम में आपको इसका काफ़ी तरह बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पदजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से सम्मानित है, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, सत्रिया, कथक। अब देखिए इसमें आंसर हो जाएगा 17 का क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा ए नंबर। मतलब क्या दोस्तों, ए का क्या हो जाएगा, मतलब
कुचिपुड़ी। अब देखिए बात रही कुचिपुड़ी। अब देखिए हम लोग इसी वीडियो में हम लोग, आपको पता होगा कि हम लोग पीछे जस्ट पीछे हम लोग जितने सारे भारत के लोक नृत्य हैं, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, सबको हमने देखा था। तो उस वही वही क्वेश्चन वहीं से उठा है, तो उसको आप एक बार फिर से देखिए तो पूरा तरह से पूरा तरह से आप उसको बैक जाकर देखिएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रखी है। यहाँ पे मैं इसको अगेन आपको थोड़ा सा एक बार ब्रीफ देता हूँ सारे नामों का, एक बार देखिए देख लीजिए। भरतनाट्यम याद रखना है, यामिनी कृष्ण मूर्ति, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम, रुक्मणी देवी अरुणवेल भरतनाट्यम, लीला श्यामसिंह भरतनाट्यम, मृणाली श्रीवास सरभाई भरतनाट्यम, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम, विश्वानु रामगोपाल भरतनाट्यम, पद्मिनी प्रियदर्शिनी भरतनाट्यम, बैजंती माला भरतनाट्यम, टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम, मालिका सरुकई भरतनाट्यम, एक एम के सरोजा भरतनाट्यम, सी वी चंद्रशेखर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी में याद रखिए यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, ठीक है, और हालिम खान, ठीक है, और सुभा नायडू, स्वप्न सुंदरी, पद्मजा रेड्डी, राधा रेड्डी, ये सब कहाँ के हैं? सब कुचिपुड़ी के हैं। और उड़ीसी में याद रखिए केलूचरण महापात्र का नाम याद रखिए, और ये उड़ीसी के संबंधित हैं। और कथकली का याद रखिए, कथकली का आपका मिलानी से साराभाई, ठीक है, और उदय शंकर, कृष्ण नायर, ये सब कहाँ के? कथकली के हैं। और कथक का नाम याद रखिए बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सूर्यदेव महाराज, गोपी कृष्णन, शोभना नारायण, ये सब कहाँ के हैं? सब कथक से संबंधित हैं। अगला नाम याद रखिए मणिपुरी का नाम रखिए तो झावेरी बहनें, जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, झावेरी बहनें और दर्शना बहनें, सब नयना झावेरी, ये सब कहाँ के? एल्बिनो, ठीक है, अमली सिंह, नल कुमार सिंह, ये सब कहाँ के? सविता मेहता, ये सारे नाम हमने सुना ना, ये सब नाम मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अगला मोहिनीअट्टम याद रखिए, मोहिनीअट्टम के नाम क्या सा है? तो भारत शिवाजी, रागिनी देवी और हेमा मालिनी, ये तीनों नाम याद रखना है, ये तीनों नाम मोहिनीअट्टम से संबंधित है। अगर नाम है सत्रिया, सत्रिया में शंकरदेव, शारदीप, ठीक है, और गुरु जतिन स्वामी, ये सब नाम मैंने बताया, ये सब क्षत्रिय से संबंधित है। और क्षत्रिय कहाँ का है? तो असम का है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पे स्थापित किया गया था कब? 1645, 1651, 1648, 1640। जैसे मैं बात करूँ संयुक्त संयुक्त 18 का हो जाएगा बी नंबर, मतलब कब किया था? 1651 में। 1651 में। अब की बात हो रही है किसकी? कारखाना की, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बात हो रही है। आइए हम संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं एक बार। आपको याद रखना है जो भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्री स्थापित की थी, तो आपको याद रखना है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जिसमें बात करूँ आपको पुर्तगालियों ने, तो पुर्तगाली अपने जो पहला फैक्ट्री खोला था वो कहाँ खोला था? तो कोचीन में, आपको उसको याद रखना है, ठीक है। और हुगली नदी पे इन्होंने जो अंग्रेजी कारखाना खोला था उसका नाम याद रखना है। और दूसरा याद रखना है कि डचों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था? तो मसूलीपट्टनम में, कब? 1605 में, ठीक है। और उसकी दूसरी कोठी पुलिकट में, इसलिए आपको याद रखना है। और मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। और भारत में वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। कौन था? रेड ड्रैगन। और इन्होंने मछलीपट्टनम में जो अंग्रेजों ने अपनी अपनी जो कंपनी थी उसकी स्थापना कब करी थी? तो 1611 में स्थापना करी थी, आपको उसको याद रखना है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपनी का स्थापना की उसको नाम अपने मैंने आपको बता दिया, और साथ में ये भी बताया कि वो स्थापना कहाँ किया गया था। तो इससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है, और उसका अच्छे से लाभ उठाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मई 2022 में भारत का मुख्य G20 समन्वयक कौन होगा? हर्षवर्धन श्रृंगला, राजीव गाबा और शशि थरूर और अजीत डोभाल। अब देखिए मैं इस बात को संयुक्त का, तो 19 का संयुक्त क्या हो जाएगा? 19 का संयुक्त हो जाएगा ए नंबर, मतलब हर्षवर्धन श्रृंगला। अब बात हुई G20 की, तो G20 का इस बार 2023 में इंडिया इसका क्या है? इंडिया इसका अध्यक्ष है। तो आपको इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना ही रखना है, इससे क्वेश्चन बनेगा। आपको ये याद रखना है कि इसका जो थीम है वो थीम क्या है? तो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली वन अर्थ, ठीक है। आपको इसका नाम याद रखना है। और वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, इसका थीम है इस बार का। और इंडिया इसका अध्यक्षता कर रहा है, आपको याद रखना है। और भारत के विभिन्न शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और बात को ऑप्शन दिया है आपको, नाम देखिए, इसे आपको याद रखना है। ये कौन है? ये कौन है? शशि थरूर, ये लिखा है। और अजीत डोभाल कौन है? तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। कौन है? अजीत डोभाल, नाम याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि फील्ड हॉकी के खेल से कितने खिलाड़ियों का प्रतिस्थापित करने की अनुमति है? कोई सीमा नहीं, 3, 10 और 5। अब देखिए अगर बात करूँ 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर का, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा ए नंबर, मतलब कोई सीमा नहीं है, सिर्फ कोई सीमा नहीं है।
ठीक है। अब जो कि लेकिन बात हो रही है किसकी, हॉकी की, तो हॉकी संबंधित हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं हॉकी के बारे में। तो दोस्तों आपको याद रखना है हॉकी का जो इसका जो हॉकी क्लब, इसका मुख्यालय कहाँ है, लुसाने, जो कि यहाँ पे स्विट्जरलैंड में है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसको बोलते हैं। और FIH की स्थापना कहाँ पे है, तो इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्य। और हॉकी के जादूगर ग्रुप में किसे जाना है, तो मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, किसको, और इन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग क्या मनते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखना है, जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग इसमें कुछ याद रखना है आपको, जो हमारा हॉकी है कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आपको याद रखने हैं। खेल मतलब खेल शब्दावली, जैसे स्टिक, पेनाल्टी, स्ट्रोक, स्कूप, साइड लाइन, रेफरी, टाई ब्रेकर, पेनाल्टी, अंडर कटिंग, उली, सेंटर फॉरवर्ड, रोल वन, पुश इन, शूटिंग, हाफ वाली, फुल बैक और 16 यार्ड हिट। ये सब जो वर्ड बताया मैंने आपको, ये सारे वर्ड हॉकी से संबंधित है, आपको इसके नाम याद रखने हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है भूमि से पानी के रिसाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, अंतःस्यंदन, रिक्तीकरण, भंडारण और पुनः पूर्ति। अब किसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब अंतः क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतःस्यंदन। ठीक है, तो इसका भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कौन सा है, गुप्त राजवंश के गुप्त राजवंश के शासक समुद्रगुप्त के पास इनमें से कौन सी उपाधि थी, जहाँपना, साहिब किरान, कविराज और महेंद्रादित्य। बात करूँ इसका सही उत्तर का, तो कौन सा, यहाँ पे बात करूँ तो इसका कविराज मतलब सी। और आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारे समुद्रगुप्त थे उनको भारत का नेपोलियन, क्या इसको, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसको, समुद्रगुप्त को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1828 में कलकत्ता में ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राम सिंह, और ऑप्शन सी राजा राममोहन राय, ऑप्शन डी HN कुंजरू। बात करूँ सही उत्तर का, तो देश का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर, मतलब क्या हो जाएगा, राजा राममोहन राय। ठीक है। अब जो की बात होगी राजा राममोहन राय संबंधित, तो इन सारी जो जिसमें दो नाम आपके वही बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। कौन सा, पहला तो स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा राजा राममोहन राय, एकदम याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि वेदों के उलटों का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है। और इनकी एक आपको याद रखना है, और ये भी आपको ये भी याद रखना है, कौन सा, राजा राममोहन के बारे में। दोनों में इंपॉर्टेंट हम जितने भी नाम है उसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे। और आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, तो ये दयानंद, किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। और आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने ही वेदों की उलटों का नारा दिया था, और इन्हें एक और पुस्तक बुक जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने। बुक का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश, आपको याद रखना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है भारत का मार्टिन लूथर। क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा कैसे, कि भारत के मार्टिन लूथर किसे कहते हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को बोलते हैं भारत का मार्टिन लूथर बोलते हैं। इन्होंने एक बोला था कि वेदों के उलटों का नारा दिया था। और इनकी पुस्तक है, किसका नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश, इसके नाम की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसका नाम को याद रखना है। और इन्होंने ही कहा था वेदों के उलटों का नारा दिया था। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। ठीक है। और इन्हें शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कहा जाता है, किसको, स्वामी दयानंद सरस्वती को। शुद्धि आंदोलन सुने ना, शुद्धि आंदोलन, उसके प्रवर्तक कहा था किसको, स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है। तो आपको इसी सारी चीज़ आपको याद रखना है। और इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आपको इतने सारे फैक्ट्स केवल एक पुरुष से आपको याद रखने हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले स्वराज्य शब्द का यूज किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। अब एक और नाम इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ये वाला, राजा राममोहन राय। अब देखिए इसमें आपको चलिए मैं बताऊँ सारी इंपॉर्टेंट नाम। देखिए इसमें याद रखना है कि दोस्तों, तो आपको इस इंपॉर्टेंट फैक्ट से बड़ा देख लेते हैं, याद रखने से सबको। देखिए, भारतीय जगत का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। भारत का युगदूत किसे कहा जाता है, भारत का युगदूत किसे, राजा राममोहन राय को कहा जाता है। और ब्रह्मा समाज की स्थापना इसने करी थी, कब की थी, तो 20 अगस्त 1828 को। कब की थी, 20 अगस्त 1828 को, 20 अगस्त 1828 को। और इनको जो आप नाम देखना, ये राजा जो आगे इनको ये लगा है, आगे क्या लगा है, ये राजा लगा है, ये राजा की ये उपाधि है। ये किसने दिया था, ये दिया था अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने दिया था कि इनको राजा राममोहन राय को दिया था।
और इनकी समाधि स्थल एक ऐसे महापुरुष है जिनका समाधि स्थल इंडिया में नहीं है, मतलब मतलब वहाँ बाहर है, विदेश में है। कहाँ पे है? तो ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। इनकी समाधि स्थल कहाँ पे है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। और भारतीय ब्रह्मा समाज का अगर पूछिए उसका नाम अलग हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा कौन सा? देवेंद्रनाथ टैगोर। जबकि आपको याद रखना है कि ये भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको कहता है? राजा राम मोहन राय को कहता है। और भारतीय आपकी एक बार फिर से देखेंगे नाम से पढ़े, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय, भारत का युगदूत राजा राम मोहन राय, भारत का आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय, ठीक है। और ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। इनकी समाधि विदेश में कहाँ पे? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। और भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय, ठीक है। और प्रथम आधुनिक गुरु, प्रथम प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय, ठीक है। और इनकी एक रचना भी, इनका नाम है संवाद कौमुदी। अब उसको नाम याद रखना है, एक इनकी रचना है, इन्हीं की रचना है। किसकी? राजा राजा राम मोहन राय है, आपको उसको याद रखना है, ठीक है। तो इतने सारे इफेक्ट्स आपको याद रखने हैं किस? राजा राजा राम मोहन राय से। और एक और नाम है यहाँ पे, कौन सा? हृदयनाथ कुंजरू। आपको याद रखना है, इन्होंने हमारे संविधान के जो मूल अधिकार है उससे संबंधित टिप्पणी की थी। किसने? एच.एन. कुंजरू ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे आपके इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन का है? 28 में कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना, वही क्वेश्चन था, सेम हो गया। तो इसका स्थापना किसने की थी? तो राजा राजा राममोहन राय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो आपको इसका आंसर बता दें। आंसर क्या होगा इसका? 24 का सी नंबर, काबुल, ठीक है। आप देखिए काठमांडू का ये किसका है? तो ये नेपाल का काठमांडू है, उसको याद रखना है। और कराची पाकिस्तान का राजधानी है, आपको याद रखना है। पाकिस्तान का राजधानी पहले आया था, अभी का हो गया इस्लामाबाद, उसके बाद देखिए। अब देखिए चूँकि बात हो रही भारत के पड़ोसी देश की, आइए हम सबके एक बार राजधानी देख लेते हैं। तो आपको याद रखने हैं दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, ठीक है। और मैं बात करूँ अगला देश, तो अगले सब याद रखना है, बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, ठीक है। नेपाल का राजधानी काठमांडू, बाकी चीन की राजधानी बीजिंग, आपको इसको याद रखना है। और अफगानिस्तान का राजधानी काबुल। और भूटान का राजधानी थिम्पू, भूटान का थिम्पू। म्यांमार का नैपीदा, नेपाल का राजधानी नैपीदा। और श्रीलंका का राजधानी कोलंबो। अब नाम चेंज हो गया, इसका नाम क्या हो गया? श्री जयवर्धनापुरे कोटे। इसका नाम चेंज हो गया, राजधानी का नया नाम क्या है? श्री जयवर्धनापुरे कोटे। इसका नाम को याद रखना है, ठीक है। तो जितनी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर से सबके नाम मैंने आपको और उनकी राजधानी मैंने आपको बता दिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या करते हैं? पंडित रविशंकर डैश वाद्य से जुड़े थे? सितार, सारंगी, बांसुरी और गिटार। इसका आंसर हो जाएगा 25 का ए नंबर, सितार। जो कि बात हो रही है किसकी? वाद्य यंत्र की। तो आइए हम देख लेते हैं सारे वाद्य यंत्र और उनके वादक के नाम फटाफट अंदाज में। चलिए उसको देखते। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले बात करूँ तबला वादक का, तो याद रखिए तबला वादक में अलार खां, जाकिर हुसैन, ठीक है। इनको सबसे कम उम्र में परम से मिला था जाकिर हुसैन को। और नाम है किशन महाराज, ठीक है, गुदई महाराज, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ़, ठीक है, शोपन चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, ये सब क्या बजाते हैं? ये सब लोग बजाते हैं तबला वादक, ठीक है। अगला सितार का नाम देखिए, सितार में देखिए पंडित रविशंकर, ठीक है, और वशंकर मिश्र, ठीक है, निखिल बनर्जी, विलायत खां, ये सब लोग क्या बजाते हैं? ये सब लोग सितार वादक हैं। और बांसुरी का देखिए हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ठीक है, अमर ज्योति घोष, बी कुंजमणि, ठीक है, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ये सब लोग क्या बजाते हैं? सब लोग बजाते हैं बांसुरी। अगला नाम देखिए बिस्मिल्लाह खान शहनाई। और अगला और भी नाम है अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर, जगन्नाथ बागेश्वरी, ठीक है, ये सब लोग क्या बजाते हैं? और एक और नाम रखिए बागेश्वरी कमर, एक इकलौती महिला है जो शहनाई बजाती हैं, नाम क्या है? बागेश्वरी कमर, जो कि एकमात्र लेडीज़ है जो शहनाई बजाती हैं, नाम याद रखना है। अगला याद रखिए बीड़ा का, तो सरस्वती एस, बालाचंद्रन, ठीक है, कृष्ण भागवतार, ठीक है, बरुद्दीन डागर, ये सब लोग, सुंदरम बालचंद्र, ये सब लोग बीड़ा बजाते हैं। याद रखिए सरोद का देखिए अमजद अली खान, ठीक है, ये क्या बात है? ये अमजद अली खान, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, हाफिज़ खां, अली अकबर खां, ये सब लोग सरोद बजाते हैं। और 2014 में अमजद अली खान को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था राग प्रदर्शन के लिए। और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था सरोद वादक में, ठीक है। और अगला नाम है आप याद रखिए कौन सा? संतूर वादक, तो शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, ये सब संतूर वादक है। तो दोस्तों इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी वादक थे उन सबको हमने देख लिया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सीरीज जो है ना वो बेहद पसंद आई होगी। इसमें हम लोग आप खुद बताइए कि क्वेश्चन भले ही 25 हैं, बट हम लोग इसको 25 के अलावा हमने काफ़ी सारे फैक्ट्स को देखा है।
और इससे आप देखिए तो अराउंड आपको 200 प्लस इससे आपको कंसेप्ट और पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे और आपने इसको अच्छे से याद भी कर लिया होगा। अगर आपको फिर अच्छे से इसको मतलब याद करना लर्न करना है तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, ठीक है। तभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से एग्ज़ाम तक याद रह पाएगी। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और दोस्तों सबसे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करके चाहता हूँ कि आप मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आपके लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप ये छोटा सा मेरे लिए काम कर दीजिएगा। वो क्या है कि अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बस आपकी ये 2 रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।